एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन की सेकंड यूनिट का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको इजी नोट्स बताऊंगी। हालांकि हम लोग बचपन से ये सब चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, बट आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी आपको कंटेंट लिखना है, तो इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपका पेपर नज़दीक है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, या फिर नहीं देखना है तो सुन लीजिए एक बार, बिकॉज इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये हिंदी में ही है। अगर आपको इसको इंग्लिश में चाहिए नोट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके नोट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, है ना। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के प्रकार कौन कौन से, प्लस में जो अधिनियम बने हैं जिसमें से हम मेनली जो जल और वायु का अधिनियम है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जल का और एक वायु का। तो जल संरक्षण अधिनियम जो है तो 1974 का नहीं है, इस बार सिलेबस में 77 का है, और वायु संरक्षण अधिनियम जो है वो 1981 का है। ठीक है, तो उसके मेन प्रावधान कौन कौन से हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल से आ जाएगा कि पर्यावरण क्या है। देखिए, मैं इसमें आपको पोथी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम आने वाली है, तो एग्ज़ाम के पहले ये सब चीज़ें, मतलब पोथी टाइम हम इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये सब तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आपको इसमें मैं बताऊँगी। ओके, तो ये तो आप लिख सकते हैं भैया कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो हमारे चारों तरफ का जो भी है, ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल है, प्राकृतिक और कृत्रिम पर्यावरण। पूरा नहीं पढ़ेंगे, बता दे रही हूँ, है ना, नहीं तो आप सोचो कि ये पूरी पोथी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर्यावरण शब्द जो क्या है, चारों ओर का जो प्राकृतिक और कृत्रिम वातावरण, जिसमें जीवित और निर्जीव तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। इसमें जलवायु मतलब ये निर्जीव और मतलब जलवायु, मिट्टी, पौधे, पशु, मनुष्य, अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के दो प्रकार के प्रकार होते हैं, दो प्रकार से प्रकार होते हैं। ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लिखें तो आप लिख सकते हो जैविक और अजैविक। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा उस हिसाब से मैं बता दूंगी। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की बात कर लेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण वही जिसमें प्रकृति के सब कुछ शामिल है। अब प्रकृति में कौन कौन से शामिल है, इसमें आ जाएगा हमारा भौतिक पर्यावरण। ठीक है, इसमें भौतिक संरचनाएं शामिल होती है, जैसे नदियाँ, समुद्र, वायुमंडल, मिट्टी, खनिज। ठीक है, उसके बाद भौतिक के बाद आ जाएगा हमारा जैविक पर्यावरण। जैविक में हमारे कौन कौन आ जाएगा, पौधे आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित का सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक ये थोड़ा नया चीज़ है ना, तो इस चीज़ का अगर आप लिखते हो तो सामने वाले को थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि बाकी सब लोग जैविक और अजैविक में घुसे रहेंगे और अपन ये लिखने वाले हैं। सामाजिक में मानव समाज की संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं, आर्थिक गतिविधियां ये इसके अंतर्गत आ जाएंगी। आर्थिक पर्यावरण में जो आर्थिक है, उद्योग, व्यापार, सेवाएं, ये मानव ने निर्मित किया है ना, ये भी तो पर्यावरण है, ये सब कुछ प्रभावित करता है। ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये अगर आपको लगे कि आप कहाँ ये कंटेंट को देखो तो ये लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर निष्कर्ष मतलब कोई भी आंसर जब हम लिखते हैं तो उसमें एक तो हेडिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए और प्लस में आपका निष्कर्ष होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रकार, जो कि सभी बच्चे लिखते हैं, यही प्रकार जो है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो जैविक और एक अजैविक। जैविक एज द नेम सजेस्ट, इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब आ जाते हैं। अजैविक में जो अजैविक है अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है वैसे भी। तो जैविक पर्यावरण में कौन कौन आएगा, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। मेनली इनको तीन को इसलिए लिखा है मैंने इसमें, बिकॉज पौधे क्या हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं अपन। पौधे स्वपोषी होते हैं, जानवर परपोषी होते हैं, और सूक्ष्म जीव मृतोपजीवी होते हैं, है ना, इसलिए तीन को डिवाइड कर दिया है, क्योंकि बच्चों जैसा नहीं लिखना है, अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। देन अजैविक पर्यावरण, अजैविक में आ जाएगा हमारा जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश। देन एट लास्ट आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष एक बार आप पढ़ लीजिए,
जैविक और अजैविक पर्यावरण मिलकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें जीवित और निर्जीव इनके बीच क्या होती है, परस्पर क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, तो ये जैविक और निर्जीव, सजीव और निर्जीव तत्वों के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैविक पर्यावरण जीवों और उनके आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अजैविक पर्यावरण भौतिक और रासायनिक तत्वों का संयोजन से बनता है। अब ये लाइन जो है थोड़ी सी बहुत अच्छी वाली लाइन है, अगर आप किसी अच्छी भाषा का उपयोग करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लो, ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ जब मानव क्रियाकलापों, या तो मानव क्रियाकलापों या तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण के तत्व, कौन कौन से तत्व, जल, वायु, मिट्टी, हानिकारक या अवांछित तत्वों से दूषित हो जाते हैं। यह प्रदूषण जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, पूरी चीज़ें इसमें ऐड हो गई है प्रदूषण में। अब प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण कब होगा, इनमें जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, आप उनको एक बार ज़रूर देखिए, अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण जब हानिकारक गैसें जैसे धूल, धुआं, रसायन वातावरण में मिल जाते हैं, तो यह प्रदूषण मानवीय गतिविधियों जैसे औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन के धुएं, फसलों के अवशेष को जलाने के कारण होता है। देखिए, ये लाइन ना लिखो तो चलेगा, ये इतना ही ठीक है। रासायन वातावरण मिल जाते तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, प्रमुख स्रोत। इसमें आपको खूब लाइन नहीं लिखना है, सीधा प्रमुख स्रोत में क्या लिख दोगे आप, औद्योगिक संयंत्र और बिजली, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य और खनन। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। जल प्रदूषण कब होगा, सेम जो हमने वायु में लिखा है वैसे ही जल प्रदूषण, जब हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, कचरा, रोगाणु जल स्रोतों में मिल जाते हैं तो तब जल प्रदूषण होता है। प्रमुख स्रोत क्या आ जाएंगे जल प्रदूषण के, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक, उर्वरक। ये एक अच्छा तरीका होता है आंसर लिखने का। ठीक है, अपशिष्ट जल का अनुचित निपटान। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो स्रोत है, जो कारण है, उसका निपटान ही उसकी उपाय है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि जल प्रदूषण आपने लिख दिया क्या होता है, फिर आपने लिख लिया क्यों होता है, क्यों होता है लिख दिया आपने, घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट से, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक से, उर्वरक से, अपशिष्ट जल के अनुचित निपटान से। अगर आपसे बोलूँ मैं, अच्छा इसका लिखो आप कि उसके उपाय क्या हैं, तो क्या उपाय लिखोगे आप, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक उर्वरक को जल में नहीं बहाया जाए। ठीक है, उनका भी प्रॉपर प्रबंधन किया जाए, जो अपशिष्ट जल है उनका उचित प्रकार से निपटान किया जाए। तो ये सब चीज़ें उसके संरक्षण में आ जाएगी, ठीक है, उसके प्रदूषण को रोकने में आ जाएगी। अब मृदा प्रदूषण कब होगा, देखो मृदा प्रदूषण कैसे लिखना है, जब हानिकारक रसायन, सोच के देखो मिट्टी में क्या क्या मिल सकता है, हानिकारक रसायन मिल सकता है। रसायन किससे मिलेगा भैया, उद्योग से निकलता है ना, भारी धातुएं भी उद्योग से निकल जाती है। और अन्य प्रदूषक मिट्टी में मिल जाते हो या कृषि औद्योगिक इच्छा मिट्टी में मिल जाते हो, वैसे ठीक है। ठीक है, स्रोत क्या आ जाएंगे, औद्योगिक कचरा, रसायन आ जाएगा, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक उर्वरक, प्लास्टिक, अन्य क्या, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा। गैर बायोडिग्रेडेबल मतलब जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे लेड, सीसा। ठीक है, ये सब चीज़ें तत्व जो होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जब मानवीय क्रियाकलापों, देखिए इसमें प्राकृतिक भी आ सकता है, क्यों, भूकंप वगैरह नहीं आते क्या, ज्वालामुखी नहीं फटता क्या, तो ध्वनि प्रदूषण जब मानवीय या प्राकृतिक प्रक्रियाओं, देखिए मानव की क्रियाकलाप होती है और प्रकृति की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, उत्पन्न होने वाली अवांछित और हानिकारक ध्वनियाँ पर्यावरण में फैल जाती है या मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। किस किस से फैलेगी, तो मानवीय कारण ही लिखे इसमें मैंने, औद्योगिक गतिविधियाँ हो जाएगी हमारी। ठीक है, औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहनों का शोर, निर्माण कार्य, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये कम लोग लिखेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, थर्मल पोल्यूशन हो गया, बट आपको लिखना है। ठीक है, सामने वाले को थोड़ा डिफरेंट कॉपी दिखना चाहिए आपकी। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण तब होता है जब रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में मिल जाते हैं। यह प्रदूषण परमाणु, बस इतना ही ठीक है,
ठीक है। मुख्य स्रोत क्या जाएंगे अपने इसके, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी निकलते हैं, हथियारों का परीक्षण के टाइम रेडियोधर्मी निकलते हैं, और जब हम चिकित्सा हॉस्पिटल वगैरह या शोध संस्थान होते हैं उसमें जब रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, तो ये सब रेडियोधर्मी सामग्री है। ठीक है। थर्मल पोल्यूशन क्या होगा, थर्मल मतलब होता है तापमान, ठीक है, ताप का बढ़ना। तो ताप कैसे बढ़ेगा, जब जल स्रोत का तापमान कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा भैया, आपने बिजली संयंत्रों से जो गर्म पानी निकला, औद्योगिक इकाइयों से बिल्कुल गर्म भर पानी निकला, तो आपने उसको क्या करा, बहा दिया, तो वो क्या होता है, जल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, तो वो होता है थर्मल पोल्यूशन। बिजली संयंत्र हो गए, औद्योगिक प्रक्रियाएँ हो गई। फिर हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आपको 2 चीज़ लिखना ही है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, और जो सजीव है उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लिखा है मैंने, लिखा नहीं यार मैंने, ठीक है। तो एक तो पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, और एक जो जैविक है, जीवित है, पर्यावरण के जैविक तत्व हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या है, तो वायु प्रदूषण के कारण अभी हमने पढ़ ही लिया ना, इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिख दिया है। जैसे मैंने वहाँ लिखा था औद्योगिक उत्सर्जन, अब उद्योग से क्या क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बनिक यौगिक हो गए, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हो गए जो, ठीक है। उसके बाद वाहन प्रदूषण, वाहन से भी वही निकलेगा, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण के। घरेलू उत्सर्जन से क्या निकलेगा, देखिए हम लोग बचपन में पढ़े हैं, आई नो, आप, मुझे पता है आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, बट ना वो टर्मिनोलॉजीज याद नहीं आएगी, तो एक बार सुन लो इस चीज़ को, स्किप मत करना। घरेलू उत्सर्जन, घरेलू ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, कच्चा तेल, इनके जलाने से धुआं में, इनके जो धुआं उत्पन्न होता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। कृषि गतिविधियों से कैसे, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक हो गए, उर्वरक हो गए, फसल को हम जलाते हैं, तो कीटनाशक उर्वरक कैसे कर रहे हैं भैया, जब आप छींटते हो ना तो वो पूरा के पूरा ऐसा नहीं कि हवा में कुछ नहीं जाता है, हवा में भी रहता है वो। ठीक है, फसल को जला दिया आपने, पशुपालन से भी जो उत्पन्न गैसें होती है जैसे मीथेन वगैरह जो होती है, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वायु को प्रदूषित करती है। प्राकृतिक कारण भी हैं, सिर्फ मानव निर्मित नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जंगल में आग लग जाती है, धूल होता है, तूफान होता है। ठीक है, अब दुष्प्रभाव क्या है, पहला तो स्वास्थ्य पर प्रभाव, काय पे अलग अलग पॉइंट्स लिखना। ठीक है, स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होगा, श्वसन रोग होगा, जैसे अब इसमें नाम लिख लो सामने वाला इम्प्रेस, क्या, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग जैसे उच्च मात्रा में हृदय रोग बन जाते हैं। ठीक है, आँखों में जलन होती है, प्रतिरक्षा, देखिए अगर आप है ना इसके अंदर का नहीं भी लिखो तो एक एक पॉइंट लिख लो कि इससे स्वास्थ्य प्रदूषण पे स्वास्थ्य पे प्रभाव क्या पड़ेगा। श्वसन रोग जैसे ये सब हो जाते हैं, हृदय रोग होते हैं, आँखों में जलन होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। एक एक सेंटेंस लिख लो। ठीक है, अब पर्यावरण पे, वो हमारे स्वास्थ्य पे था, सेकंड है पर्यावरण पर प्रभाव। तो अम्लीय वर्षा होती है, ओजोन परत में क्षति होती है, जलवायु परिवर्तन होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, और वनस्पति जंतु प्रभाव, हम भी तो पर्यावरण के हिस्से हैं। ठीक है, तो जैव विविधता घटती है। वायु प्रदूषण नियंत्रित कैसे करोगे आप, जो उसके कारण है उसको कम कर लो। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करो, जैसे अपन ने घर में कैसी ऊर्जा लगा रहे थे, अपन लकड़ी जला रहे, ये जला रहे, कोयला तेल जला रहे हैं, इसकी बजाय आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जैसी स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा को उपयोग करो। वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करो, इलेक्ट्रिक वाहन चलाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दीजिए। औद्योगिक उत्सर्जन को कैसे नियंत्रित करोगे आप, उसमें औद्योगिक इकाई के प्रदूषण नियंत्रण में जैसे स्क्रबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो मानक है उसको पालन कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो होती है, प्रेसिपिटेटर्स क्या होते हैं, जो वायु में उसको मिलने नहीं देते हैं, उसको सोख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। वृक्षारोपण बहुत अच्छी है, तो वृक्षारोपण से क्या होगा, वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं भरा हुआ रहता है उतना वायु अवशोषण हो जाता है। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा ही है, पेड़ वायु से प्रदूषकों को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, देन है जन जागरूकता। जन जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता ही नहीं रहता है कि, और फिर वो ऐसे काम कर देते हैं। ठीक है, शिक्षण संस्थान, मीडिया, NGO, इसके यूज़ करके हम
जन जागरूकता फैला सकते हैं। सख्त कानून और नीतियाँ बनाया जाए। जब तक कानून नहीं बनाएंगे ना, कर्तव्य कोई पालन बहुत कम लोग पालन करते हैं, पर अगर कानून बना दिया जाए तो उस पर पालन किया जाता है। फिर निष्कर्ष हम लिख देंगे। निष्कर्ष में वही मैंने चीज़ लिखी है, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी पर्यावरण पर। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, उद्योग और आम जनता की भागीदारी शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग, वृक्षारोपण, जन जागरूकता, ये जो मैंने ऊपर लिखा उसी को मैं वही लिख दिया है, का उपाय वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, अब वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1981 के प्रमुख प्रावधान क्या है? अगर आपको ये आता है तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे? उद्देश्य लिखोगे और फिर प्रमुख प्रावधान लिखोगे। ये अधिनियम है। क्या है ये? अधिनियम है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अधिनियम होता है वो नियम भी बनाता है। अधिनियम जो होता है बोर्ड का गठन भी करता है। अधिनियम जो होता है वो कार्यक्रम भी चलाता है। अधिनियम जो होता है वो कानून भी बनाता है। आई बात समझ में? तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। समझ में आया? तो अब हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य क्या होगा? जो नाम में लिखा है, वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक है, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना और स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना। तो उसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो नाम से ढूंढ लो कि क्या क्या नाम में क्या क्या ढूंढ लोगे आप, कि वायु को वायु के प्रदूषण को रोकना, उसके नियंत्रण के उपाय देखना। ठीक है, इसमें लिखा होगा मैंने, हाँ, रोकना और नियंत्रित करना, और उसके बाद गुणवत्ता में सुधार लाना, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित करना। प्रमुख प्रावधान क्या है? अब देखिए, ये वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। ये बताता है कि किस कहाँ की जो हवा है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये जिस हवा में जितना ज़्यादा होगा वायु की क्वालिटी उतनी खराब होगी। ठीक है, तो ये मानक कौन तैयार करता है? अधिनियम के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये देखिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो इसने केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है। ठीक है, और ये बोर्ड क्या करेंगे? ये जो नियम बनाएगा, अधिनियम जो नियम बनाते हैं उनको लागू करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, लागू करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही मतलब क्योंकि नियम कौन बनाएगा? अधिनियम के तहत सरकार बनाएगी, बट उसको लागू करने का काम इन दोनों का रहता है। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो जाता है तो वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र उसको घोषित किया जाता है। वहाँ पे अलग अलग प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे कि वायु को स्वच्छ किया जा सके। औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण, जो भी बड़े बड़े उद्योग होते हैं उन पे नियंत्रण लगाया जाता है। मतलब किस इकाई को कहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए, मतलब कि उद्योग स्थापित करना ज़रूरी है। बिकॉज उद्योग क्या है? उद्योग हमारी मतलब कृषि के बाद हम उद्योग पे आधारित होते हैं। ठीक है, उद्योग जो है वो ज़रूरी है, बट उसको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक इकाइयों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब नियम वगैरह इसके द्वारा बनाए जाते हैं। प्रदूषकों उत्सर्जनों की निगरानी रखी जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो उस चीज़ की निगरानी रखना ज़रूरी है, उसकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, समय समय पर। फिर कानूनी कार्यवाही भी इसके अंतर्गत की जाती है। अब इसमें दंड और जेल सजा का प्रावधान भी है। अब इसका कार्य क्या है? नीति और मानकों का निर्धारण, जो उद्देश्य जो इसके प्रावधान है वो इसके कार्य है ना। नीति और मानकों का निर्धारण करना, निरीक्षण निगरानी करना। ठीक है, अनुमोदन और अनुमति, मतलब इसके द्वारा जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है वो इससे कोई भी जब बिज़नेस स्टार्ट करता है, जैसे उद्योग स्टार्ट करता है, कहीं पे इकाई खोल रहा है, तो उसके पहले हम लोगों को क्या होता है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो अप्रूवल और परमिशन जो होता है वो भी इनके द्वारा किया जाता है, इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अब अधिनियम का और क्या है भैया? जन जागरूकता करता है ये। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान और विकास और परामर्श, सहयोग और निष्कर्ष फिर ये आ जाएगा। ठीक है, जल प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ। जल प्रदूषण कारण क्या होता है? बिल्कुल ऊपर पढ़ लेंगे अब इसको, है ना। समझ में आ गया है ना आंसर कैसे लिखना है? अब जल प्रदूषण के कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि रसायन, तेल रिसाव, खनन गतिविधियाँ, प्लास्टिक, ठोस कचरा। दुष्प्रभाव क्या होंगे? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा, जलीय जीवन पर प्रभाव होगा। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे होगा? जैसे डायरिया, हैजा, हेपेटाइटिस, अन्य जल जनित रोग हो सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा भारी धातुओं और रसायनों जैसे कैंसर हो सकते हैं। जलीय जीवन पर प्रभाव हो सकता है, मछलियाँ, पौधे, क्योंकि प्रदूषित जल जो होता है वो इनके प्रजनन क्षमता और इनके श्वसन को प्रभावित करता है। पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव हो सकता है, मत्स्य हो गया, पर्यटन हो गया। नियंत्रित करने के उपाय, जो कारण है उनको कम कर दो, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन कर लो, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन कर लो, कृषि रसायनों को नियंत्रित कर लो, तेल के रिसाव की रोकथाम कर लो, प्लास्टिक और ठोस कचरे का प्रबंधन कर लो, जल संरक्षण करिए, ठीक है। फिर निष्कर्ष हो जाएगा। मृदा प्रदूषण क्या होगा, ये ध्यान रखना। मृदा प्रदूषण का अर्थ है मिट्टी में हानिकारक रसायनों, भारी धातुओं और अन्य विषाक्त पदार्थों का मिश्रण, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता प्रभावित होती है, ठीक है। यह प्रदूषण मुख्यतः मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है और इसका प्रभाव कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब इतनी डेफिनेशन अगर आपने रट ली ना तो आपको सब बन जाएगा कि किस कारण होता है और इससे हमको क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण के कारण क्या क्या आ जाएंगे, कृषि रसायन आ जाएगा, यही लिखा ही है इसलिए हम बोल रहे हैं इसको पहले पढ़ लो तो सब हो जाएगा। मृदा प्रदूषण कैसे होगा, कृषि रसायन जो है मृदा में आ जाते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट मृदा में मिल जाते हैं, ठोस कचरा रह जाता है मृदा में, ठीक है। खनन गतिविधियाँ हो गई, सीवेज, घरेलू अपशिष्ट हो गया, वायुमंडलीय जमाव हो गया। वायुमंडलीय जमाव क्या होता है भैया, जब क्या होता है वायु में जो पदार्थ होते हैं, भारी धातु रसायन, बारिश के साथ क्या होता है मृदा में मिल जाते हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है ना उसको बोल सकते हैं हम। रोकने के उपाय, जैविक खेती करो, ठोस कचरे का प्रबंधन करो, औद्योगिक अपशिष्ट उपचार करो, सीवेज का शोधन करो, ठीक है, मतलब कचरे का ट्रीटमेंट अच्छा, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण हो, पौधारोपण, वन संरक्षण हो, जन जागरूकता हो, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है हमारा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का अर्थ उन अवांछित या हानिकारक ध्वनियों का मिश्रण जो मनुष्य, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह मुख्यतः मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे यातायात, औद्योगिक गतिविधियाँ, मनोरंजन साधनों से उत्पन्न ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण का अक्सर शोर प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अगर इतनी याद कर ली तो ये अपन का आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक है। उसके कारण आ जाएंगे जैसे यातायात, औद्योगिक गतिविधियाँ, मनोरंजन साधन, ठीक है, तो ये उसके कारण आ जाएंगे। फिर अगर उससे हानियाँ क्या होगी, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, सुनने की क्षमता में कमी होगी, तनाव, चिंता होगी, नींद में खलल होगा, हाई बीपी हो जाएगा, हृदय रोग होगा, मस्तिष्क पर प्रभाव होगा, ठीक है। जलीय जीवन पर प्रभाव क्या होगा, मेनली अधिकतर जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें अधिकतर जो पर्यावरण और जलीय जीवन में दो चीज़ होती है। एक तो उनकी संचार प्रणाली प्रभावित होती है और दूसरी उनकी प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे जहाँ समुद्री गतिविधियाँ होती हैं ना उसके शोर से जीवों की संचार प्रणाली प्रभावित होती है, प्रजनन की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेम चीज़ पर्यावरण में होती है, पशु पक्षियों के संचार और प्रजनन और शिकार करने की क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है। कारण वही जो मैंने डेफिनेशन में बता दिया, यातायात, औद्योगिक गतिविधियाँ, निर्माण कार्य, मनोरंजन साधन, घरेलू उपकरण, ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण कैसे रोकोगे, आप ध्वनि अवरोधक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ध्वनि अवरोधक जो होता है, सख्त कानून नियम बनाए जा सकते हैं कि 12 के बाद या रात भर आप डीजे नहीं चला सकते या फिर कितना वॉल्यूम चला सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार जो जैविक प्राणी होते हैं उनको दिन के समय सूर्य से ऊर्जा मिलती है और रात के समय उनका बायोलॉजिकल जो साइकिल होता है उसको नींद आती है, ठीक है। तो उनका जगना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है। तो अगर ये डिस्टर्बेंस जो होता है नींद में तो उससे वो क्या होता है, सो नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमारे क्या होना चाहिए, सख्त कानून और नियम होना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक जागरूकता होना चाहिए, आपको करवाना चाहिए, जैसे स्कूल, कॉलेज, समुदाय वगैरह कोई हरे भरे क्षेत्र होना चाहिए। आपने देखा होगा जितना खाली रूम होता है उतनी आवाज़ गूंजती है, उसी प्रकार जितना भरा हुआ हरा भरा क्षेत्र होगा तो ये क्या होता है, पौधे ध्वनि को अवशोषित करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है। ध्वनि रोधी सामग्री लगा सकते हो, साउंड प्रूफिंग जो मटेरियल्स होते हैं, लाइक आजकल कार वगैरह जो होती है उसमें होते हैं, घरों में भी दरवाजे से लगाए जाते हैं ताकि हम मतलब शांति से काम कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है। वाहन नियंत्रण कर सकते हो आप, साइलेंसर वगैरह, ऐसा नहीं कि साइलेंसर लगा हुआ है बट साइलेंसर को निकाल के घूम रहे हैं,
ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हम तो ठीक है, उसका पशु पक्षी पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहे हैं। आप अब देखिए, मतलब पहले तो कितने सारे पक्षी आसमान में दिख जाते थे, आजकल वो भी नहीं दिखते हैं। पक्षी तो छोड़ दो, हमको तो तारे भी कम दिख रहे हैं। तारे क्यों कम दिख रहे हैं पता है इसको? आपका प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं इसको। हालांकि वो ठीक है, अब उसको बाद में समझेंगे। निष्कर्ष हम लोग आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण की आ जाएगी, गंभीर समस्या है। और वही चीज़ इसमें भी रिपीट करेंगे, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन्य जीव पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए वही नियंत्रित करने के लिए वही बता दिया था मैंने, सख्त कानून, जन जागरूकता, ध्वनि रोधी, जो हमने लिखा है उसी की हेडिंग यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा जो सेकेंड यूनिट है उसका मैक्सिमम पॉइंट इसमें हमने आपके कवर कर लिए हैं। ओके, सो अगर आपका पोस्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी अन्य प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये मटेरियल चाहिए तो पीडीएफ तो मैं नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, पीडीएफ मैंने अभी इसका नहीं बनाया है तो आपको पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, बट आप मेरा जो कंटेंट है उसको वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट आपको बता चुकी हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।